Hello friends, now we are going to solve a problem based on the concept of linear momentum. जैसा कि आप linear momentum के बारे में समझ चुके हैं कि ये एक कंजर्व क्वांटिटी होता है। मतलब कि अगर आपने किसी एक ऐसे सिस्टम को डिसाइड कर लिया है जिसके मोशंस के बारे में आपको एनालिसिस करना है, और अगर उस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से लग रहा है वो अगर ज़ीरो है, तो उस केसेस में जो है सो उस सिस्टम का मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब उस तरह के सिस्टम में चेंज इन मोमेंटम जो होगा डेल पी, ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यही है हमारा कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो है सो ऐसे सिस्टम का, अगर ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इस सिस्टम का क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। मतलब डेल पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ज़ीरो होगा। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे हमारा ये प्रॉब्लम है। प्लीज़ रिकॉल द स्टेटमेंट हेयर दैट ए 60 kg आर्चर स्टैंडिंग एट रेस्ट। आप देख रहे हैं द पर्सन हेयर इज एन आर्चर, ही इज़ एन आर्चर। जैसे अर्जुन हुआ करता था वैसे ही इज़ एन आर्चर, और इसका वज़न जो है वो 60 kg का है। मतलब ये जो आर्चर है ये 60 kg इसका वजन है। ओके, और वो रेस्ट में खड़ा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस आइस। याद रखिए ये जो सरफेस जहाँ पे ये खड़ा है वो आइसी सरफेस है। मतलब ये क्या सरफेस है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। मतलब कोई फ्रिक्शन जो है वो इस आर्चर के लेग पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक फ्रिक्शनल लेस आइस के सरफेस पे खड़ा होकर के वो आर्चर क्या करता है, फायर करता है एक 0.30 kg एरो। ये देखिए इसके हाथ में ये रेड कलर से जो है ये क्या है, ये एरो है, मतलब तीर जिसको आप बोलते हैं, एरो है। और इस एरो का वजन कितना है, तो 0.030 kg, मतलब 30 ग्राम, 30 ग्राम्स ये तीर जो है वो फायर करता है। ओके, हॉरिजेंटली फायर करता है, और इस तीर की जो वेलोसिटी होती है, फायरिंग वेलोसिटी है 85 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जो एरो एजेक्ट होगा वो कितना है, तो 85 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये एरो फायर करता है। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द आर्चर मूव अक्रॉस द आइस आफ्टर फायरिंग द एरो। तो इस तीर को फायर करने के बाद ये आर्चर किस वेलोसिटी से इस आइस सरफेस पे मूव करेगा, किधर मूव करेगा, यही चीज़ आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये आर्चर एक तीर को फायर करता है, ठीक है, आइसी सरफेस पे खड़ा होकर के। तो तीर 85 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से शूट होती है, बाहर निकलती है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा तीर, तो उस मोमेंट पे ये आर्चर की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, फिलहाल तो ये रेस्ट में है, तो फायर करने के तुरंत बाद क्या होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। अगर तीर पे आपने फोर्स लगाया फायर करने के लिए, तो तीर भी आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, और आप जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में आप पे फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली सरफेस फ्रिक्शनल लेस है, तो आप भी उस पर मूव करेंगे। तो हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है कि किस वेलोसिटी से फायर होता है, विथ व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, आर्चर किस वेलोसिटी से, आपको कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है वेलोसिटी में। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटी विथ विच द आर्चर रिक्वायर्स, आर्चर्स किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में रिक्वायर करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझने की है कि हम यहाँ लगाने जा रहे हैं कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये रियलाइज़ करेंगे कि इस सवाल को ये कंसेप्ट कितना आसान बना देता है। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है,
यानी कि यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहली बात यहाँ आपका सिस्टम अभी क्या बनने जा रहा है, आपका सिस्टम जो होगा, जो आप यहाँ सिस्टम एज्यूम करेंगे, इस सिस्टम का हिस्सा क्या क्या है? इस सिस्टम का हिस्सा है आर्चर, ठीक है, जो आपका 60 kg का है, साथ में बो मतलब जो धनुष है, और साथ में एरो जो आपका तीर है। इन तीनों को मिला करके हमने एक सिस्टम माना। ठीक है, वी लेट दैट दीज थ्री फॉर्म्स आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है? कैन यू एक्सप्लेन दैट जो सिस्टम हमने माना, मतलब ये आर्चर, ये बो और ये एरो के साथ, क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड है? कैन वी टेल? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस आर्चर पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, पृथ्वी जो है उसको नीचे की ओर जो है सो अट्रैक्ट कर रहा होगा, mg फोर्स वेट लग रहा होगा, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इसके लेग पे काम कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे सिस्टम पे काम कर ही रहा है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड हुआ? नहीं हुआ। तो फिर कैसे हम लोग इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे? तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे हम फिर कैसे लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम कर रहा है आपके सिस्टम पे, वो क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपका मोशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि तीर को हॉरिजेंटली फायर किया गया है। ठीक है, जो ये तीर है, अब देखें कि इतना केजी हॉरिजेंटली 85 मीटर पर सेकंड से फायर किया गया है। मोशन ऑफ मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो हॉरिजेंटल मोशन में इंटरेस्टेड है, सिस्टम के हॉरिजेंटल मूवमेंट में आप इंटरेस्टेड है, न कि वर्टिकल मूवमेंट में। और क्या आप बता सकते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो आई थिंक नन ऑफ द फोर्सेस इज एक्टिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शंस। ठीक है, जो भी फोर्सेस है वो वर्टिकल डायरेक्शंस में लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम ऑफ कोर्स आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस पे फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम ये सोच लिख लें कि ये जो सिस्टम आपका बना, ये क्या है? इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इफ़ वी कंसीडर मोशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तभी ये आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा। और हमारा अभी कंसर्न भी हॉरिजेंटल मोशन को लेकर के है। तो अब देखिए, जब आपका ये सिस्टम हॉरिजेंटल मोशन के लिए जब आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये अब आपका लागू हो जाएगा। मतलब डेल पी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में। तो एक चीज़ बताइए, इनिशियली जब आर्चर ने एरो को फायर ही नहीं किया तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? ये जो पूरा सिस्टम है इसका मोमेंटम क्या होगा? जब एरो फायर ही नहीं हुआ, आपका जो सिस्टम है आर्चर, बो और एरो से मिलके बना हुआ, उस सिस्टम का कोई भी पार्ट मोशन में भी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पी इनिशियल कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। आप इस चीज़ को ऐसा समझ लें कि आपका जो तीर फायर हो रहा है, मैं मानता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अब इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। अब फाइनल मोमेंटम की बात करनी है। तो फाइनल मोमेंटम जो हुआ क्या हो गया? फाइनल में जब तीर को फायर किया गया तो जब उस समय फाइनल मोमेंटम क्या होगा? पीएफ फाइनल मोमेंटम हुआ। तो पीएफ में आपका देखिए, आपके सिस्टम में 2 हिस्सा है। एक तो हो गया आर्चर इंक्लूडिंग बो, क्योंकि आपका बो मासलेस है तो अभी उसके बारे में, उसके वेट के बारे में चर्चा हो ही नहीं रही है। तो आपका पास 2 सिस्टम है, एक आर्चर और दूसरा एरो। ठीक है,
क्योंकि बॉ के मास की चर्चा नहीं की गई है, वो एक वेटलेस चीज़ मान करके आप आगे मूव कर सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम ऑफ द आर्चर मतलब जो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, आप इसको मान लीजिए दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मानिए कि जैसे कि आपका ये है आर्चर और बॉब, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो जो इसका मोमेंटम होगा प्लस इसका मोमेंटम, तो ये हो गया मान लीजिए इसका मास m1 इंटू यहाँ पे और vf फाइनल वेलोसिटी एंड जोर m2 इंटू v1f यहाँ पे v2f, ठीक है। तो v1f क्या है, तो वेलोसिटी है, क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ आर्चर और v2f क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ एरो, ठीक है। अब चूंकि डेल पी 0 है, डेल पी 0 का क्या मतलब हुआ कि आप इसको आप लिख सकते हैं, एक मिनट कहना, ये इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ सकता है थोड़ा सा। तो अब अगर आप देखिए तो अब आप इसको लिख सकते हो कि डेल पी 0 है, डेल पी 0 मतलब क्या चीज़ कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, और चूंकि पी इनिशियल ऑलरेडी 0 है तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल इज इक्वल टू 0, और पी फाइनल की वैल्यू क्या है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, तो m1 v1f प्लस m2 v2f दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द आर्चर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा लेंगे आप लोग यहाँ से, v1f इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2f बाई यहाँ पे m1। तो ये रहा माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, आपका m2 क्या है, तो ये है, दिस इज योर m2, ये जो आपका एरो है इसका वेट, तो माइनस 0.030, ठीक है, बट्टा m1 की वैल्यू कितना है, तो आपका इसका वेट m1 इज व्हाट, आपने माना था दो ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट 1, आपने इसको ऑब्जेक्ट 1 माना था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, तो इसका हो गया 60 kg, तो बाई यहाँ पे 60, ठीक है, और इंटू v2f, आपको पता है कि जैसे ही एरो को फायर करते हैं तो एरो 85 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इंटू यहाँ पे 85 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आप ये भी समझ लें कि आपने माना है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप इसको यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -0.042 के अप्रॉक्सीमेटली आपको इसकी वैल्यू आएगी, इतना मीटर पर सेकेंड, ये होगा v1f। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द आर्चर, जस्ट इमीडिएटली व्हेन ही फायर्स द एरो, जैसे ही एरो को वो फायर करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और चूंकि इसका सरफेस फ्रिक्शनल लेस है तो उस फोर्स की वजह से जो है सो ये आर्चर आपको इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक निगेटिव साइन आ रहा है, और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आर्चर बता रहा है। आर्चर किस डायरेक्शन में रिक्वाइल करेगा, तो अगर आपका एरो आई डायरेक्शन में रिक्वाइल कर रहा था तो निगेटिव साइन क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जो आपका आर्चर है वो इस डायरेक्शन में जो है सो v1f की वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। जब आपका एरो जो है सो जब आप ये v2f थी, तो ये जब आप एरो फायर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे जो है सो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप इस आर्चर की वेलोसिटी को निकाल पा रहे हैं। और दूसरा, इसी में एक सवाल में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया गया है कि व्हाट इफ़ द एरो वेयर फायर्ड इन अ डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। अभी तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल के सिर्फ हॉरिजेंटली फायर हो रहा है एरो, ठीक है। अब इसी एरो को अगर ऐसे फायर किया जाएगा, हॉरिजेंटल के साथ एक थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे अगर एरो फायर किया जाएगा, ये एंगल अगर थीटा एंगल्स बनाते हुए फायर किया जाएगा, और सपोज करिए यही v2f, ये जो है v2f वेलोसिटी से ये एरो एजेक्ट करेगा, मतलब आपके धनुष से जो है सो, तो उस केसेस में आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा। व्हाट इफ द एरो वेर फायर्ड इन डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, एंड हाउ विल दैट चेंजेस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो आपने तो देखा यहाँ पे कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी,
कब? जब हॉरिजेंटली फायर किया गया था। क्या चीज़ था? तो माइनस v2f बाई m1, ठीक है। अब इस केस में देखिएगा क्या चीज़ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इस केसेस में क्या है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा? तो v2f cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2f cos थीटा हो गया, मतलब पहले जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से तीर हॉरिजेंटली इजेक्ट किया, अब v2f cos थीटा की वेलोसिटी से जो है सो एरो इजेक्ट करेगा। तो जैसे ही v2f cos थीटा लग गया, और आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है, वही होती है ना, थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो कहीं ना कहीं जो जिस वेलोसिटी से आपका एरो इजेक्ट हो रहा था, वो वेलोसिटी अब इस केसेस में कम हो गई। तो जितना कम वेलोसिटी से एरो इजेक्ट करेगा, उतने ही कम वेलोसिटी से जो है सो आपका एरो ये भी फायर होगा, मतलब ये भी बैकवर्ड की ओर मूव करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ से फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, ठीक है। फिर आप अप्लाई करेंगे वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट इस केसेस में भी। तो लीजिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है कि डेल पी क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेल पी 0 होगा, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको पी इनिशियल, जो कि सिस्टम का कोई पार्ट मूविंग था नहीं, तो पी इनिशियल आपका ऑलरेडी 0 था, तो पी फाइनल इज इक्वल टू 0। और पी फाइनल जो फाइनल मोमेंटम है, जब एरो को इजेक्ट किया गया, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया वी.एफ. cos थीटा। तो आप लिखोगे नहीं यहाँ से कि ये m1, ठीक है, ये क्या लिखोगे? ये जो था हाँ, m1 इंटू v1f प्लस m2 इंटू v2f cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही लगेगा, क्योंकि ये हो गया कि किसका मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ द आर्चर। क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ आर्चर। और ये क्या हो गया? तो मोमेंटम ऑफ हॉरिजेंटल मोमेंटम हो गया, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ एरो, ठीक है। और ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो v1f की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस m2 v2f cos थीटा बाई m1। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि यहाँ पे cos थीटा आके लग गया। तो cos थीटा जब लग गया, तो अब नेचुरली थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी। तो 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, तो वो क्या होगा? छोटा हो गया। पहले से जब हॉरिजेंटली फायर किया जा रहा, तो उससे ये वैल्यू छोटी हो गई। तो उससे इसी वजह से ये जो है आर्चर भी इससे कम वेलोसिटी से रिक्वायर करेगा। सो यही पूछा जा रहा था, हाउ विल दैट चेंजेस द रिक्वायर्ड वेलोसिटीज ऑफ आर्चर। तो आर्चर की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी जो है सो। और एक चीज़ और, यही जो आप देख रहे हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब वो वर्टिकली एकदम ऊपर की ओर जब वो तीर को छोड़ेगा, तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। तो उस केसेस में v1f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब कि उस समय आर्चर रिक्वायर ही नहीं करेगा। वो क्या होगा कि ये सरफेस पे जो है ज़्यादा फोर्स से उसको प्रेस करेगा, ठीक है। तो यही होगा। तो आपने